हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, 17 अगस्त को जो हुआ था, उसका हिंदी सेक्शन जो पूछा गया था एग्ज़ाम में, मैं वो वाला सेट लेकर आई हूँ। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से इसमें देखिएगा क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। जो अप्रैल से अभी तक चल रहा था ना, सेम सेम सारी चीज़ें कारक वारक पूछी जा रही थी, तो इसमें थोड़ा-सा अलग पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए ताकि इस पे जो ग्रो अप है ना चैनल, जल्दी जल्दी हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ हिंदी से रिलेटेड। हिंदी में मार्क्स अच्छे खासे बढ़ते हैं अगर आप लोगों ने सही से प्रैक्टिस कर ली हिंदी में। 18 से 19 नंबर ईज़िली आप लोग गेन कर सकते हैं हिंदी के सेक्शन में, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस कर ली। DSSS जितना भी अपना करवाता है ना, सारे के सारे जो होते हैं वन वर्ड, सार्थक शब्द जो कहा जाता है, मुहावरे, सारी चीज़ें ना रिपीट करता है DSSS। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आप जितने मैं करवा रही हूँ ना प्रीवियस ईयर, आप इनको करिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ना है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। जैसे कि किसी ने संधि का बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनको कंटेंट कॉन्सेप्ट चाहिए या प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस चाहिए। तो कोई सा भी टॉपिक हो, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। कंटेंट कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट लिख के बोल दीजिएगा, और वैसे ही मतलब प्रैक्टिस सेट के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस सेट के लिए बोल दीजिएगा। मैं अभी भी बना ही रही हूँ, आगे भी बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करा करिए सबके अंदर, सबके साथ अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें इस पे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो गुरु के समीप रहता है उसको क्या कहा जाता है? अंतवासी, गुरुवासी, गुरु कृतज्ञ या गुरु भक्त। तो जो गुरु के समीप रहता है ना, उसको हम अंतवासी कहते हैं। गुरुवासी हम गुरु के समीप रहने के उसमें प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें हिंदी में बिल्कुल अभी प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसको करेक्ट हम नहीं मानते। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गुरु कृतज्ञ उससे कहा जाता है जो गुरु का उपकार माने। गुरु का उपकार मानने वाले को गुरु कृतज्ञ कहा जाता है। गुरु भक्त, गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखने वाला होता है उसको गुरु भक्त कहा जाता है। ये वाला जो है ना आपका गुरु के समीप रहने वाला, अप्रैल से मई में एक एग्जाम हुआ था किसी चीज का, उसमें भी पूछा गया था ये। फिर उसके बाद अगस्त में दोबारा ये हिंदी के इसमें रिपीट हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग, रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य देखना है। द्वापर में कृष्ण कंस का वध करेंगे। द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था। द्वापर में कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं। द्वापर में कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं। तो ये जो है ना, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के जो होते हैं ना, पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों में पूछा गया और शुद्ध वाक्य बोला गया है कि चूज करना है। तो क्या हुआ था, द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था। करेंगे भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर को, हमारे भविष्य को बता रहा है। करेक्ट जो होगा सेकंड होगा कि द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था। थर्ड है जो द्वापर में कृष्ण वध करेंगे, तो ये तो भविष्य, भूतकाल में ही कंटिन्यू जो मतलब चल रहा है उसके बारे में बता रहे, तो ये भी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं होगा, करेक्ट होगा सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं उसकी चातुर्यता से हैरान रह गया, वाक्य में शुद्ध कीजिए। तो देखिए इसमें मैं उसके चतुर से हैरान रह गया, मैं उसकी चतुरता से हैरान रह गया, मैं उसके चातुर्य से हैरान रह गया, मैं उसकी चतुराता से हैरान रह गया। तो यहाँ पे तो वर्तनी ही गलत दिख रही है, ये भी नहीं होगा, मैं होता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें रह गया, चातुर, ये नहीं होगा। जो आपका ये होता ना चातुर्य, चतुर्य, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, इसमें अगर हम ता और जोड़ देते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, तो वो सही नहीं होगा, अनुपयुक्त हो जाएगा।
तो जहाँ पे ये प्रयोग किया गया है उसको देखिए, मैं उसकी चातुर्य से हैरान रह गया। करेक्ट है हमारा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो है थर्ड, क्योंकि ये भाववाचक ऑलरेडी ये भाववाचक संज्ञा है और इसमें कुछ ऐड करके लिखना वो गलत ही होगा, अनुपयुक्त हो जाएगा हमारे ग्रामर के अनुसार। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखें। क्रम में लिखना है। कम अधिक प्रदर्शन ज्ञान वाले व्यक्ति करते हैं। अधिक कम ज्ञान व्यक्ति प्रदर्शन करने वाले, ये नहीं हो सकता। व्यक्ति अधिक कम ज्ञान वाले प्रदर्शन करते हैं, ये भी अजीब सा है आप लोगों को। कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, हो सकता है। करते कम वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन है ज्ञान, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले देखना है कि कर्ता किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा वाक्य और क्रिया पे एंडिंग सही से हो रही है या नहीं, तो वो देख के हमें अपना क्रम सही से अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 5th। 5,000 रुपये खो गया। वाक्य को शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। 5,000 रुपये खो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 5,000 रुपये है गुम गया। 5,000 रुपये खो गाया। 5,000 रुपये खो गया या 5,000 रुपये खो गए। तो क्या होता है? करेक्ट जो होगा हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 5,000 रुपये गुम हो गए, हम इसका प्रयोग नहीं करते सही से, मतलब एज अ ग्रामर हम प्रयोग नहीं कर सकते सही तरीके से। 5,000 रुपया नहीं होता, रुपये होगा, तो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। 5,000 नहीं होता, हजार होता, तो ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। झांसे में आना। झांसे में आना एक तरीके से होता है कि किसी की बात में आ जाना, मतलब वो आपको बहला फुसला रहा है और आप उसके झांसे में आ गए और उसने क्या किया, एक तरीके से धोखे में आना। झांसे में आना मतलब धोखे में आना। बहला कोई आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के अपने बस में कर लेता है कि हम ये सारी आपको लगती है कि बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब वो आपको धोखे में ले रहा है। तो धोखे में आना जो होगा करेक्ट होगा। छांव करना मतलब होता है छाया देना या सहारा प्रदान करना होता है इसका। घर में आना तो मैच नहीं करेगा क्योंकि घर के अंदर आना होता है इसका, तो ये भी मैच नहीं करता, ये भी मैच नहीं हो रहा मुहावरे से। बात करना मतलब बातचीत से रिलेटेड है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, करेक्ट है जो 1 है। अर्जन का विलोम शब्द है। अर्जन, अर्जन का होता है कि चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, चीजों को हम प्राप्त कर रहे हैं, एक साथ अर्जन कर रहे हैं, जुटा रहे हैं। तो इसका विलोम बताना है। ग्रहण नहीं हो सकता, ग्रहित भी नहीं हो सकता, अति भी नहीं होता। वर्जन, वर्जन का होता है त्याग करना, किसी का त्याग, मतलब जो हमारे पास है, जो हमने अर्जन किया उसको हम त्याग रहे हैं, हम उसी को अपने पास नहीं रख रहे, तो अर्जन का विलोम वर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दिए गए विकल्पों में से चांद के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुने। चांद के लिए सुधाधर होगा, प्रभाकर होगा, सदन होगा या धाम होगा। तो जो सुधाधर है ना वो हमारे चांद का पर्यायवाची है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। प्रभाकर जो होता है वो सूर्य का होता है पर्यायवाची। सदन होता है घर का पर्यायवाची हमारा, जिसे ग्रह भी से कह सकते हैं। धाम होता है कोई पवित्र स्थान है ना, उसे कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं में आप लोगों ने देखा है कि जो पवित्र मंदिर स्थल होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, तो धाम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो तो 1 होगा। और धाम का होता है पवित्र स्थान। सबका अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं और हिंदियों में धाम प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है उपयुक्त वाक्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
अभी तक अप्रैल से जितने एग्जाम हुए थे ना, अलंकार नहीं पूछा गया था किसी में। ये पहला पेपर जो मैं करवा रही हूँ जिसमें अलंकार पूछा गया है। तो देखिए, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परछिद दुरावा, बंदनीय जेहि जेहि जग जस पावा। तो इसमें जो है ना, साधु की चरित्र की बात करी जा रही है और उनकी जो तुलना है ना, एक तरीके से कपास से करी जा रही है कि जिस तरीके से कपास हर चीज, मतलब कपास जो होता है ना, सफेद होता है और अच्छा होता है, प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए लाया जाता है आप लोगों को भी पता है। तो उसी तरीके से जो साधु होते हैं ना, वो भी लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और अगर उन्हें भी कोई कुछ कह देता तो उन चीज़ों को नहीं माइंड करते हैं। एक तरीके से इन लाइनों का वही मतलब लिया जाता है। तो इसमें अलंकार बताना है तो पाश्चात्य अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें उभय अलंकार है। अलंकार शायद आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाए, तो आप लोग अलंकार बहुत अच्छे से अपना कर लीजिएगा। ये पहला पेपर था जिसमें अलंकार पूछा गया है हिंदी सेक्शन में, लेकिन अभी तक अप्रैल से लेकर नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्पों में अरण्य के सही पर्यायवाची शब्द चुने। अरण्य का पर्यायवाची चुनना है तो अंबर, जंगल, कलमश, चिरशुधा। तो अंबर जो होता है ना, वो आकाश का होता है पर्यायवाची। जंगल जो है ना, अरण्य होता है। अरण्य को हम जंगल या वन कह सकते हैं। तो ये इसका पर्यायवाची होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। कलमश जो होता है ना आप लोगों का, कलमश का होता है पाप या मलिनता। पाप या मलिनता। यदि इसका चिरशुधा का जो अर्थ होता है ना, वो होता है अमृत। अमृत, चिरशुधा मतलब अमृत। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, दक्षिण पूर्व की दिशा वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है, दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा, तो इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी वाली दिशा को अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि। अग्नि कहा जाता है दक्षिण पूर्व दिशा को। जो ईशान है ना, वो उत्तर पूर्व दिशा को कहा जाता है। उत्तर पूर्व। ये जो दिशाएं हैं ना, पूछी जाती हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो। वायव्य जो होती है वो पश्चिम और उत्तर के लिए की जाती है। पश्चिम उत्तर के लिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा। पश्चिम उत्तर के लिए जो हमारी वायव्य का है। नेतृत्व का जो होता है ना, वो हमारा होता है दक्षिण और दक्षिण प्लस पश्चिम के लिए यूज किया जाता है। ये पश्चिम के लिए, दक्षिण और पश्चिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग्नेय जो होता है वो दक्षिण और पूर्व के लिए किया जाता है आप लोगों का। तो ये दिशाओं का डिवीजन है, क्या क्या है, किसको किसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में ऑप्शन से ही क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते, बना लिए जाते, तो देख लेना आप लोग इनको एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपरोक्त वाक्य खंड का सही क्रम होगा। करुणा का जीवन और बड़ा महत्व जगत में। तो इसमें क्या ले सकते हैं? सबसे पहले हम करुणा का जीवन और बड़ा महत्व है जगत में। जीवन और जगत में सबसे पहले बी लेंगे, फिर डी। जीवन और जगत में करुणा का ए, फिर होगा सी, बड़ा महत्व है। क्रिया यहीं पे खत्म हो रही है, तो ये वाला लास्ट में ऑप्शन जाएगा हमारा, बड़ा महत्व है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी ए सी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड होगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए शब्दों में विसर्ग संधि नहीं है। निष्ठुर, बहिष्कार, निष्कपट, रमेश। विसर्ग संधि नहीं बोला गया है, तो इसमें जो निष्ठुर, बहिष्कार और निष्कपट, जहाँ पे अगर देखेंगे ना आप लोग, ये शाह आ रहा है, आधा शाह, तो इनमें ज्यादातर में विसर्ग संधि होती है। जहाँ पे आधा ये शाह आता है ना, उसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया ही जाता है। लेकिन जो रमेश है ना, ये इसका जो होगा रमा प्लस ईश, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और ये किस में आती है, तो हमारी स्वर संधि के गुण संधि में आती है। स्वर संधि 5 तरीके की होती है, तो उसमें जो गुण संधि है ना, उसमें आती है ये हमारी रमेश। तो करेक्ट ऑप्शन जो है नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपको आधा शाह दिखे वो विसर्ग संधि में आती है। संधि का सबसे अच्छा यही होता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम अलग करते हैं ना, मतलब संधि विच्छेद करते हैं जब, तो शब्द बिल्कुल हमें अर्थपूर्ण मिलते हैं अलग होने के बाद। कोई शब्द ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई मतलब ना निकले, सारे शब्दों का अपना अर्थ निकलता है। इस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। पेड़ डैश फल गिरा। पेड़ ने पेड़ को पेड़ से या पेड़ के लिए, तो पेड़ से फल गिरा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। गण गणगण्य शब्द का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। समूह गिने जाने योग्य, गधा घोड़ा, गिनती समूह या राक्षस देवता। ये ऐसे है, ये इसमें भी मतलब लिखे, जो गण होता है ना, गण का मतलब होता है समूह या समुदाय, और जो गणनीय होता है ना, गण्य, इसका अर्थ होता है गिनने गिनने योग्य। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा हमारा। इसके बाद है गद्यांश है, इसको पढ़ना है अच्छे से, एक बार पढ़िए आप सब लोग, या तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या मेरे साथ ही आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी तरह कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े 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 समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। उनके लिए मान गलाने का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान ना करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह ना करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं, वे एक और उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी ब्याह। ये आप लोगों का था गद्यांश। तो इसके आधार पे जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। शारीरिक कष्ट के अलावा कौन कौन सा कारण है जिससे मनुष्य पीछे हटते हैं? मानसिक कष्ट, समझदारी, आध्यात्मिक कष्ट या आर्थिक कष्ट। तो क्या था ऑप्शन में हमारा, देखें हम एक बार गद्यांश में। शारीरिक कष्ट से नहीं हटने वाले प्राणी मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत कर्मों की ओर प्रवृत्त होने से साहस उनकी नहीं होती है, तो मानसिक क्लेश से वो हट जाते हैं पीछे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे लोग एक और उत्साही और दूसरी ओर बाह्य कहलाते हैं जो मानसिक कष्ट के कारण पीछे हटते हैं, शारीरिक कष्ट के कारण पीछे हटते हैं, समझदार होते हैं, अपमान का ध्यान न करते हुए प्रचलित प्रथा के विरुद्ध जाते हैं। तो इसका हमने गद्यांश में लास्ट में ही पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रचलित प्रथा के विरुद्ध तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हुए एक और तो उत्साही और दूसरी ओर बाह्य कहलाते हैं। तो कौन से लोग होते हैं?
ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बात का कष्ट सभी शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है? शारीरिक दर्द का, सर दर्द का, दुख का या मान गलानी का? तो उसमें जो गद्यांश है उसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ को बताया गया कि जो कलेश होते हैं सभी, किस बात का कष्ट सभी शारीरिक क्लेशों से बढ़ के होता है? तो मान गलानी का। किसी का मान गलानी मतलब होता है कि एक तरीके से उसकी इज्जत पे बनाती है या उसके लिए कोई खराब बात कही जाती है उसके मान पर, तो वो उसके लिए उसके शारीरिक कष्ट से भी ज़्यादा बढ़ के होता है। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, आज के टाइम पे तो शायद कम होता है, लेकिन पहले के टाइम पे लोगों में मान-सम्मान का बहुत ज़्यादा लिया जाता था, जो अभी भी हम देख सकते हैं। जो हमारे पूर्वज या बड़े-बुजुर्ग जो भी हमारे घर में, उनके अंदर आज भी मुझे देखने को ये चीज़ मिलती है। शारीरिक कष्ट को तो झेल लेंगे, लेकिन माल करानी हो गई तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सदमे में भी ले जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है डी है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसरण का पर्यायवाची क्या है? अनुवाद, अपमान, अनुकरण या खोज? अनुवाद होता है किसी भाषा को, जैसे हिंदी का इंग्लिश या इंग्लिश का हिंदी, ऐसे अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट जो होता है। अपमान किसी की बेइज्जती होना। अनुकरण जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा अनुसरण का। अनुसरण, अनुकरण किसी को जैसे जैसे कोई करता है वैसे वैसे उसको देख के करना ही अनुकरण या अनुसरण कहलाता है। खोज हमारा होता है किसी चीज को खोजना। निंदा का विलोम क्या है? नींद, उठना, जागना या प्रशंसा? निंदा होती है किसी की बेइज्जती होना या अपमान होना, उसके बदले और उसका विलोम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा उसकी प्रशंसा करना, मतलब उसकी तारीफें करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा थर्ड है। ये आज आप लोगों का हिंदी सेक्शन था, अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें अलंकार अब पूछे जा रहे हैं, अलंकार और संधि, ये दो नए हमने देखी है। अप्रैल में कुछ पेपर्स में संधि तो पूछी गई थी, लेकिन अलंकार अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब से शायद पूछा जाए तो अलंकार कर लीजिएगा अच्छे से, और संधि भी। अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी इससे रिलेटेड। कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।